हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के पेपर के लास्ट के 10 क्वेश्चन। इससे पहले हमने 91 से 140 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। बस अपने लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, उनको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बस हमारे 2 पेपर और बच गए हैं, एक 2024 का और एक 2000 जो अभी हुआ है 2026 में। बस ये 2 पेपर करके फिर हम अपने HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर का जो सिलेबस है उसको शुरू से शुरू करेंगे, उसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन विल the value of current in a wire of resistance R be the same for a combination of n identical cell each having internal resistance R in series and in parallel। किस कंडीशन पर वैल्यू ऑफ करंट जो है वायर में जिसका रेजिस्टेंस R है वो सेम होगा फॉर ए कम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स each having internal resistance small r in series and in parallel। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 141। ई जो है वो क्या है? हर एक सेल का ईएमएफ है, इंडिविजुअल सेल का ईएमएफ है। और आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट सीरीज में हम लेते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। और जब पैरेलल में लेते हैं आई पैरेलल इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई एन। सोल्व करेंगे इसको एन ई बाई एन आर प्लस आर। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देखो एन ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस एन इंटू आर और एन ई डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। अब दोनों को इक्वल करेंगे, जब सीरीज और पैरेलल के इक्वल होंगे तो क्या होएगा? एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस आर। सोल्व कर लिया तो आर प्लस एन आर इक्वल टू एन आर प्लस आर। सोल्व करते जाएंगे, एन आर माइनस के आर, कैपिटल अलग कर लिए, शॉर्ट वाले अलग कर लिए, एन आर माइनस आर। तो आर एन माइनस वन, आर एन माइनस वन, एन माइनस वन कैंसल, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बोथ आर इक्वल। यहाँ पर आ जाएगा फिर आर इज इक्वल टू आर। जब वो क्या था, करंट कम्बी सीरीज का और पैरेलल का इक्वल था, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर डिस्पर्सिव मीडियम Vg ग्रेटर देन Vp। जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है उसके लिए ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फेज वेलोसिटी कम होती है। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए उल्टा है, फेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ग्रुप वेलोसिटी कम होती है। बिल्कुल रॉन्ग है। देखो कैसे करना है फिर 142। सबसे पहले हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर लेते हैं, जिसके लिए क्या रिलेशन बोला है इन्होंने कि वो होता है नॉन डिस्पर्सिव के लिए फेज ज़्यादा ग्रुप कम। तो चेक करेंगे, इन ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम सच एज ए वैक्यूम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है? वैक्यूम है। द फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जो फेज वेलोसिटी है ना तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती ना वो वेवलेंथ पर। यानी कि जो रिलेशन होता है Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp बाई डी लैम्डा। क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करती वेलोसिटी लैम्डा पर, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा डी Vp बाई डी लैम्डा वो भी क्या होएगा? 0 होएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, लेकिन इन्होंने बोला था कि फेज वेलोसिटी ज़्यादा है ग्रुप वेलोसिटी से, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। इन्होंने क्या बोला है कि डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा होती है फेज वेलोसिटी से। अब इसको भी चेक करेंगे कि इन डिस्पर्सिव मीडियम द वेलोसिटी डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। तो इसका मतलब
जो फेज वेलोसिटी बाय लैम्डा है फॉर्मूले में वो जीरो तो नहीं हो सकता, अगर वो डिपेंड कर रही है कुछ ना कुछ तो आएगा। ये जो रिलेशन था ना डी वी पी बाई डी लैम्डा, यानी वो जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब डी वी पी बाई डी लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो। तो देर आर टू केसेस, एक तो नॉर्मल डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं कि या तो वो ज़्यादा हो सकता है ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज एज वेवलेंथ डिक्रीज, मीनिंग कि डी वी पी बाई डी लैम्डा ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में तो क्या होएगा कि फेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी ग्रुप वेलोसिटी से, ये तो वो केस हो गया। सेकंड केस हो गया एनोमलस डिस्पर्सन, जिसमें क्या होगा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड, यानी कि डी वी पी बाई डी लैम्डा लेस देन जीरो हो तो वो क्या बनाएगा ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा बनेगी फेज वेलोसिटी से। तो बिकॉज ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा है फेज वेलोसिटी से, तो वो यूनिवर्सली तो ट्रू नहीं है ना, कभी कभी है जो अबनॉर्मल हो, एनोमलस डिस्पर्सन हो, तो एंड इज एक्चुअली अपोजिट टू नॉर्मल डिस्पर्सन। तो ये भी हमने क्या ले लिया फॉल्स। अगर ये यहाँ पर स्पेशली लिखते कि डिस्पर्सन के केस में और एनोमलस डिस्पर्सन में, तब हम मानते कि हाँ ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा है फेज वेलोसिटी से, लेकिन इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्या है, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर का मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ रेडियस 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इतनी रेडियस गिवन है, कितनी एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 6.60 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज, बी की वैल्यू बतानी है सेंटर ऑफ द ऑर्बिट पर। तो देखो करंट प्रोड्यूस बाय द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है बाय द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है तो करंट का वैसे फॉर्मूला क्या होता है चार्ज बाय टाइम, तो 1 बाय टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ई इंटू में एफ, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एफ की वैल्यू गिवन है 6.60 इंटू 10⁻15 हर्ज, करंट क्या है 1.6 इंटू पुट करो आई में ई इक्वल इंटू एफ में, सोल्व करके आ गया 10.56 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। अब है मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट पर, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, आर क्या है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर रेडियस है, बी की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो बी की वैल्यू सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 12.54 टेस्ला या फिर 12.6। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 143 हो गया हमारा, 144 क्वेश्चन अब हम करेंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 144। एक रजिस्टर है R इन सीरीज विद एन 8 ओम रजिस्टर एब्जॉर्ब 100 वाट, एक रजिस्टर R है सीरीज में है किसके 8 ओम रजिस्टर के, जो एब्जॉर्ब करेगा 100 वाट, वेयर 2 आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 60 वोल्ट लाइन, जो दोनों हैं वो क्या है 60 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर में बी, जो वैल्यू है अननोन रेजिस्टेंस आर की वो कितनी होगी। एक रजिस्टर आर है सीरीज में है 8 ओम रजिस्टर के, एब्जॉर्ब 100 वाट, वेयर 2 आर कनेक्टेड अक्रॉस 60 वोल्ट लाइन, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर में बी। तो देखो हमारा 144 नंबर क्वेश्चन कि हमें क्या है जो आर है टोटल, एक रजिस्टर है आर इन सीरीज विद एन 8 ओम, तो जो टोटल आर है आर प्लस में 8 ओम है, और
जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट है V/R। तो V कितना दे रखा है 60 वोल्ट, और R क्या है R+8, और पावर जो है वो 100 वाट है। पावर इज इक्वल टू I²R, पावर है 100, I का स्क्वायर यानी 60/R+8 का स्क्वायर इंटू R। तो 100 इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600 डिवाइड बाय R+8 का स्क्वायर इंटू में R। तो R+8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36R। तो यहाँ से R का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2AB 16R इज इक्वल टू 36R। R स्क्वायर माइनस 20R प्लस 64 इक्वल टू 0। सोल्व करो, R माइनस 16, R माइनस 4 0, तो R की वैल्यू 16 ओम और R की वैल्यू क्या है 4 ओम। तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 16 ओम और एक 4 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। Cone of experience is a model in which many principles related to teaching learning design and process have been included. It was propounded by। एक एक्सपीरियंस है, एक मॉडल है cone of experience। उस मॉडल को इन विच मैनी प्रिंसिपल रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग डिज़ाइन एंड प्रोसेस हैव बीन इंक्लूड। उसमें काफ़ी डिज़ाइन है टीचिंग लर्निंग के और प्रोसेस है। तो किसने प्रोपाउंड किया था वो, तो ऐसे डायरेक्ट याद करने का ही है ये तो बस, कि ये किसने प्रोपाउंड किया था, तो वो थे एडगर डेल ने। बस आप इससे ना और क्वेश्चन अगर बनाने हो आप ऐसा कर सकते हो, सीधा डालो कि रॉबर्ट हुक ने साइंस में टीचिंग लर्निंग डिज़ाइन या फिर इसमें क्या कुछ दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड निकल जाएगा। ऐसे ही मारिया नाइक का देखो, ऐसे ही डाला टेलर का देखो, और हमें कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड, अगर साइंस से रिलेटेड है तो उनको लिख के रख लो, आगे कोई पूछ सकता है। तो ये किसने किया है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ये है एडगर डेल का। ये तो बस तुक्के का ही समझ लो आप, वैसे तो कहीं पढ़ा नहीं हमने। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 146 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 146, जो कि क्या है, 3 आइडेंटिकल कार हैं, एक ए, एक बी, एक सी, आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन 3 ब्रिजेज। 3 ब्रिजेज के ऊपर वो क्या कर रही हैं, सेम स्पीड से मूव कर रही हैं। द कार ए गोज ऑन ए प्लेन ब्रिज, B on a bridge convex upward, C goes on a bridge concave upward. Let FA, FB, FC be the normal force exerted by the car on the bridge when they are in the middle of the bridge। तो हमें बताना है कि किस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा तीनों में से। तो अब देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 146। जब प्लेन ब्रिज है तो क्या है, देखो ये प्लेन ब्रिज है तो ऊपर फोर्स FA, नीचे उसका ग्रेविटी mg, तो ये है प्लेन ब्रिज। जब हमारे पास कन्वेक्स है अपवर्ड की तरफ तो FB mg क्या है mg माइनस में सेंट्रीपिटल mv²/r। और जब हमारा कनकेव है वो अपवर्ड की तरफ तो देखो तो FC इज इक्वल टू mg प्लस में mv²/r। When a car moves across different type of bridges, the normal force it experiences at the midpoint depend on the centripetal acceleration required to follow the curve path। जब कर्व पाथ लेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगी ही। तो अब हम देखते हैं कौन सा मैक्सिमम फोर्स है हमारे पास। प्लेन ब्रिज है कार ए के लिए, द ब्रिज इज फ्लैट सो देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल में तो कुछ मूवमेंट ही नहीं होगी, तो एफ इज इक्वल टू mg। सेकेंड है कन्वेक्स अपवर्ड ब्रिज, तो जो कन्वेक्स है वो कहाँ पर है, अपवर्ड की तरफ है, तो कार बी है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई बिलो द ब्रिज, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कन्वेक्स जब अपवर्ड की तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा बिलो द ब्रिज। द नेट फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर डाउनवर्ड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mg माइनस FB इक्वल टू mv²/r। तो FB इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। और जब क्या था कनकेव था अपवर्ड की तरफ तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज
above the bridge. The net force pointing toward the center upward provide the centripetal force. तो Fc माइनस mg mv स्क्वायर बाई आर, तो Fc की वैल्यू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो चेक करो, तो ये तो जो है mg है और ये क्या है माइनस है उसमें से, और ये क्या है प्लस है, यानी कि Fc वाला मैक्सिमम हुआ। तो Fc ग्रेटर है Fa से और Fb से। तो दस द नॉर्मल फोर्स इज मैक्सिमम फॉर द कनकेव ब्रिज। तो Fc इज मैक्सिमम आउट ऑफ द थ्री फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट ए नॉन जीरो टॉर्क। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है नेट फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं करता, बट नॉन जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। नॉन जीरो टॉर्क मतलब टाउ नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो फर्स्ट है एफ नेट जो है वो जीरो होता है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना। तो सिंस फोर्स एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट दे क्रिएट ए नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो इन्होंने बोला था फोर्स तो जीरो होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है, तो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में डाइपोल एक्सपीरियंस है नॉन जीरो फोर्स नॉन जीरो टॉर्क। तो इसमें फोर्स भी लगेगा टॉर्क भी लगेगा। तो इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी एट द पोजीशन ऑफ द टू चार्जेस। तो वो है वेरी करेगी, तो स्ट्रेंथ वेरी करेगी तो फोर्स होगा और फोर्स है तो टॉर्क, दोनों होंगे यहाँ पर, नॉन जीरो टॉर्क नॉन जीरो फोर्स। फोर्थ देख लो, एट लार्जर डिस्टेंस द डाइपोल फील्ड डिक्रीज मोर रैपिडली देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, और बल्कि जो लार्जर डिस्टेंस पर जाते रहते हैं तो वहाँ पर क्या चेंज आता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिक्रीज एज 1/r², यही फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए। और वेयर द क्या फॉर्मूला होता है, Q/4πε0r²। और जैसे जैसे हम शॉर्ट डाइपोल करते रहते हैं डिक्रीज करेंगे मच फास्टर, वो क्या होगा 1/r³ से डिक्रीज करेगा। अब है हमारा जो रॉन्ग वाला पॉइंट था उसको सही करेंगे। तो थर्ड क्या कह रहा है, व्हेन डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड। जब डाइपोल मूवमेंट या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, द डाइपोल एक्सपीरियंस ए नॉन जीरो टॉर्क एंड जीरो फोर्स और नॉन जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो क्या है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इज गिवन बाय, जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी ई साइन थीटा होती है। अगर वो पैरेलल है थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो यानी टॉर्क क्या है 0। अगर एंटी पैरेलल है थीटा क्या होगा 180, तो भी क्या हो जाएगा फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो विच मीन्स टॉर्क क्या है 0 है, और इन्होंने क्या बोल दिया टॉर्क जो है वो नॉन जीरो है। तो ये क्या है गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। एक पार्टिकल है वो मूव करता है इन द XY प्लेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप a cos ओमेगा t। इस रिलेशन से वो मूव कर रहा है XY प्लेन में। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोट। तो कौन सी मोशन पार्टिकल की नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इलिप्स नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन है ये 148। तो देखो कि हमें क्या गिवन है, 148 आर वेक्टर क्या गिवन है, आई प्लस में 2j a cos ओमेगा टी, आई प्लस 2j cos ओमेगा टी। एक्स ऑफ टी क्या है कंपोनेंट उसका a cos ओमेगा टी, वाई ऑफ टी कंपोनेंट क्या है 2a cos ओमेगा टी। डिटरमाइन द शेप ऑफ द पाथ। सबसे पहले हम शेप देखते हैं कि इसकी कैसी है इस पाथ की। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एलिमिनेट द टाइम वेरिएबल t बाय डिवाइडिंग y ऑफ t बाय x ऑफ t। पहले इसका टाइम वेरिएबल एलिमिनेट कर लेते हैं, y बाय एक्स 2a cos ओमेगा टी बाय a cos ओमेगा टी। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास a cos ओमेगा टी कट गया, 2 बच गया, y की वैल्यू क्या आ गई 2x। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो y है वो 2x है, तो
तो यानी कि सिंस y इक्वल है 2x के, तो वो क्या दिखा रहा है इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस में c जैसी इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन। तो रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द पार्टिकल मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन नॉट ऑन एन इलिप्स। यहाँ से ये पता चल गया कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इलिप्स में नहीं मूव करेगा। अब 2 केस और बच गए, इनको भी चेक कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे कि क्या वो पीरियोडिक या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ले सकता है। द पोजीशन कंपोनेंट डिपेंड ऑन कोस ओमेगा टी। पोजीशन का कंपोनेंट डिपेंड है दोनों में कोस ओमेगा टी पर। ए कोस ओमेगा टी इसके लिए 2a कोस ओमेगा टी, विच रिपीट एवरी टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। इसका जो टाइम पीरियड आएगा रिपीट करने का वो आएगा 2π/ओमेगा, यानी कि ये तो है कि मोशन जो है वो पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी है। अब बात कर लेते हैं हम उसकी सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक चेक करने के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर जो है d2r/dt² वो होगा -ω² आर के इक्वल। अब हम चेक करें, अगर d2r/dt² ले और उसको निकाल ले, अगर वो आ जाए -ω² आर के, क्योंकि सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू इट, तो मोशन जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। तो यानी कि सारे केस पॉसिबल हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, पीरियोडिक भी है, सिंपल हार्मोनिक भी है, लेकिन वो इलिप्स में नहीं मूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, जो कि क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। एक क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t0, द एक्सेलरेशन एट t0 मस्ट बी 0। तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t0, द एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो अब हम चेक करेंगे, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। एक तो है मस्ट बी 0 और एक क्या है, मे बी 0। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऐसा क्यों है, चेक करते हैं। 149, व्हेन ए पार्टिकल है 0 वेलोसिटी, तो उसकी एक्सेलरेशन डज नॉट हैव टू बी 0। जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी। एग्जाम्पल, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इनटू द एयर। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं एयर में, तो क्या होएगा, इट्स वेलोसिटी इज मोमेंटरली 0। एक पर ऊपर तक जाएगी ना वो, एक टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन थोड़ी 0 होएगी, बट इट्स एक्सेलरेशन इज स्टिल इक्वल टू ग्रेविटी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है कि वो मस्ट नहीं होएगा, हमें भी हो सकता है कि ए पार्टिकल कैन हैव बोथ 0 वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली, सच एज एन ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेशनरी ऑन ए फ्लैट टेबल, जैसे कि रेस्ट पर हो जब। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, जो कि है 150 क्वेश्चन, जो क्या है, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस r है उसकी 6.85 सेंटीमीटर है, जो चार्ज Q इज इक्वल टू 1.25 नैनो कूलम। What will be the value of radius r0 of an imaginary spherical surface when half of the stored potential energy is within it? जब उसकी हाफ जो है stored potential energy उसके अंदर हो। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरस्टैंड करेंगे पहले तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। फॉर एन दोबारा देख लो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हम उसके अंदर क्या चेक करेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग स्फीयर में। रेडियस दे रखी है, चार्ज दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r0 ऑफ एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस में व्हेन हाफ ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर। तो फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरिंग ए चार्ज Q, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात कर रहे हैं तो r जो है वो लेस है r से, तो वो कितना होगा, वो 0 होगा इनसाइड में, E इक्वल टू 0। देयरफॉर द एनर्जी डेंसिटी इनसाइड क्या होगी, 0। ऑल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। जब ग्रेटर देन r है तो वही पॉसिबल है।
अब बात करते हैं टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय यू, जो टोटल होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू स्क्वेयर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन्होंने बोला है कि एनर्जी कितनी होगी किसके अंदर, जिसकी रेडियस आर नोट है, इतने के अंदर। द एनर्जी स्टोर इन द स्पेस बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्फीयर आर इक्वल टू आर and the imaginary boundary r equal to r naught is obtained by integrating the energy density, जो कि क्या है, u of r naught is equal to integration r to r naught 1/2 epsilon naught e square 4 pi r square into dr। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे u टोटल की, जो कि यहाँ से सोल्व करेंगे। पहले ये आया सोल्व करके क्यू स्क्वेयर डिवा 8 पाई एप्सिलॉन, नहीं ये किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी टोटल के क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो 1/r माइनस 1/r नॉट। यहाँ पर इन्होंने बोला था कंडीशन है फॉर हाफ द स्टोर्ड एनर्जी के लिए, तो वी आर गिवन दैट द एनर्जी एनक्लोज इनसाइड द रेडियस आर नॉट इज हाफ। इन्होंने बोला है कि एनर्जी जो है वो क्या है, हाफ है, किसका, हाफ ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी का इस टाइम। तो यू ऑफ आर नोट इज इक्वल टू यू टोटल का हाफ, तो क्यू स्क्वेयर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r माइनस 1/r नोट इज हाफ ऑफ द क्यू स्क्वेयर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट r। तो 1/r माइनस 1/r नोट इज इक्वल टू 1/2r, कैंसिल हो गया ना। तो 1/r नोट इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/2r, ये सोल्व करके 1/2r आ गया। आर नोट इज इक्वल टू 2r, आर की वैल्यू गिवन थी, आर नोट की वैल्यू निकाल ली 13.70 सेंटीमीटर। तो विजुअलाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्लॉट जो है इलुस्ट्रेट करता है हाउ द फ्रैक्शनल स्टोर्ड एनर्जी यू ऑफ आर यू ऑफ टोटल चेंज एज द बाउंड्री रेडियस इंक्रीज एट एग्जैक्टली आर इक्वल टू 2r। द स्टोर्ड एनर्जी जब कितनी थी 50%, तो ये आ गया 13.70 सेंटीमीटर। तो आज हमने अपना एचटेट 2023 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 24 वाले पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।